आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 3 को, जिसका कि नाम है आरंभिक नगर। चैप्टर की शुरुआत में आप लोगों को एक कहानी दी गई है, तो कहानी पढ़ने के बाद देखिए सार ये निकलता है कि आपने बहुत से ऐसे लोग देखे होंगे जो कि पुरानी किसी भी वस्तु में, चाहे वो इमारत हो या प्राचीन काल की कोई भी वस्तु हो, उसमें क्या है पूरी रुचि रखते हैं। जैसे आप लोग भी जब घूमने के लिए जाते हैं, कोई भी पुरानी आप लोग इमारत देखते हैं, मान लीजिए आपके शहर में या फिर आप कहीं पर भी घूमने के लिए गए हैं और आप देखते हैं कि वो इमारत जो है वो काफ़ी बदहाल स्थिति में है, ठीक है, कि वो यानी कि टूटे फूटे खंडर में तब्दील हो चुकी है। जब आप इस तरह की इमारत को देखते हैं तो आपके मन में ये ख्याल आता है कि ये देखिए किस तरीके से इस बिल्डिंग का निर्माण किया गया होगा, कितनी पुरानी है, कितनी खूबसूरत है। तो मन में ये ख्याल आता है कहीं ना कहीं कि सरकार को इनका क्या करना चाहिए, इस प्रकार की इमारतों का संरक्षण करना चाहिए। और संरक्षण क्यों करना चाहिए? क्योंकि हमारे जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो इन चीज़ों को देखें और अपने इतिहास के बारे में जान सके। तो कहानी का तो ये सार निकलता है। अब यहाँ पर हमारे चैप्टर की शुरुआत होती है हड़प्पा की कहानी से। तो देखिए इसमें बताया गया है कि लगभग 150 साल पहले की बात है। आप लोग एग्जैक्ट देखें तो 1854 की बात यहाँ पर कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, 1854 की बात हम लोग कर रहे हैं, 1854 की। तो देखिए एक बड़ा ही कॉमन सा क्वेश्चन आता है एग्जाम्स में कि भारत में पहली रेल कब चली थी। तो ये कब चली थी? 1853 में चली थी, आप लोगों को पता है। मुंबई से ठाणे के बीच में ये ट्रेन चलाई गई थी। ट्रेन चलाने के पीछे अंग्रेज़ों के अपने निजी कारण थे, चाहे वो प्रशासनिक कारण हो, सैन्य कारण हो, या यहाँ से जो भी वस्तुओं को वो यहाँ से उत्खनन करते थे, निकालते थे कच्चा माल, तो उसको चाहे बाहर भेजने की बात हो। तो इसी वजह से अंग्रेज़ों ने यहाँ पर ट्रेन चलाई थी। और भी विषय है इस मामले में, हमें अभी ये चीज़ डिस्कस नहीं करनी है। आप लोग ये समझिए कि पहली ट्रेन चलती है 1853 में। उसके बाद अंग्रेज़ों ने भारत में ट्रेन का नेटवर्क फैलाने का जो काम था ये तेज़ गति से प्रारंभ कर दिया। इसी क्रम में ही 1854 में क्या हो रहा है कि जो वर्तमान में पाकिस्तान वाला क्षेत्र है ना, यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि कराची से लेकर, ठीक है, कराची से लेकर लाहौर तक रेलवे लाइन बिछाने का कार्य प्रारंभ हुआ। कराची से लाहौर तक वर्तमान में क्या है, पाकिस्तान में है, लेकिन आज़ादी से पहले की बात हो रही है, 1854 की, भारत का ही हिस्सा थे। अब जब ये ट्रेन की लाइन बिछाई जा रही है तो जो काम दिया गया है, जो इंजीनियर्स है वो कौन है? दो भाई है जिनको कि ब्रिंटन बंधु के नाम से जाना जाता है। कौन है? ब्रिंटन बंधु है। एक का नाम है जॉन ब्रिंटन और दूसरा है विलियम ब्रिंटन। जब ये रेलवे लाइन बिछा रहे थे तो अब रेलवे लाइन बिछाने के लिए पत्थरों की आवश्यकता होती है, ईंट की आवश्यकता होती है, ताकि जो पटरियां हैं वो एक जगह पर जमी रहें, उखड़े ना। तो स्थानीय लोगों से बातचीत करने के बाद पता चला कि लाहौर के समीप एक स्थल है जिसका कि क्या नाम है, हड़प्पा नाम का एक स्थल है। वहाँ पर कुछ खंडर के अवशेष थे। तो स्थानीय लोगों ने बताया कि ईंटों का इंतजाम यहाँ से हो सकता है। तो दोनों भाइयों ने यहाँ से वो स्थल को देखा और बहुत सी ईंटों को यहाँ से निकाला गया। यानी कि आप लोग समझिए कि रेलवे लाइन को बनाने के लिए इन्हीं ईंटों का ही प्रयोग किया गया। अब दोनों भाइयों को पता नहीं था कि ये लोग क्या कर रहे हैं। ये वास्तव में हमारे इतिहास के साथ बहुत बड़ी छेड़खानी इन्होंने की। इनके इस कृत्य की वजह से जो यहाँ पर पुरास्थल मिलने वाला था उसकी बहुत सी इमारतें यहाँ पर नष्ट हो गई। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ कि इनकी वजह से क्या हुआ कि बहुत सी इमारतें पूरी तरह से नष्ट हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि रेलवे लाइन बिछाने में काम में ले ली ईंटें। उसके बाद देखिए समय बीतता गया 80 साल पहले, यानी कि एग्जैक्ट हम लोग बात करें तो 1921 की यहाँ पर बात हो रही है। 1921 में क्या हुआ था कि यही जो स्थल है हड़प्पा वाला जहाँ से ईंटें निकाली गई थी, 1921 में यहाँ पर उत्खनन का कार्य प्रारंभ हुआ। और किसके द्वारा किया गया था? ये किया गया था दयाराम साहनी के द्वारा। दयाराम साहनी के द्वारा यहाँ पर उत्खनन का कार्य किया गया। तो उसके बाद ये तस्वीर पूरी तरह से स्पष्ट हुई कि ये कोई खंडर नहीं है, वास्तव में क्या है, एक बहुत ही प्राचीन सभ्यता है, एक बसा हुआ नगर है जो कि लगभग 4700 साल पहले यहाँ पर बसा हुआ था।
1921 में इस बात का स्पष्ट रूप से पता चला। अब देखिए, ये जो स्थल है ये अचानक से ही 1921 में नहीं ढूंढ लिया गया था। पहले भी जो स्कॉलर्स हैं उनको कहीं ना कहीं ये इस चीज़ की भनक थी कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो है, यहाँ पर कुछ ना कुछ है। इसी के चलते ही आप लोग देखेंगे कि 1826 में एक विद्वान जिनका कि क्या नाम है, चार्ल्स मैसन, इन्होंने क्या किया था, इस क्षेत्र का दौरा किया था। उसके बाद एक है और है स्कॉलर जिनका क्या नाम है, अलेक्जेंडर बर्न्स है, उन्होंने भी यहाँ का दौरा किया लेकिन उन्हें कुछ मिला नहीं था। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण नाम जिनका कि क्या नाम है, अलेक्जेंडर कनिंघम। तो 1850 में इन्होंने भी यहाँ से दौरा किया यहाँ का, लेकिन इनको यहाँ पर एक सील मिली, उस समय की एक सील मिली, सील यानी कि मोहर मिली यहाँ से। तो जो अलेक्जेंडर कनिंघम है उसने भी यही सोचा कि ये कोई विदेशी सील है, तो यानी कि इस बात को ज़्यादा तवज्जो नहीं दिया गया। तो असली जो है इस नगर का पता कब चला, इसका उत्खनन कब हुआ, तो ये दयाराम साहनी के द्वारा 1921 में किया गया था। अगर आप लोगों से पूछे कि जब इसका उत्खनन का कार्य किया गया था तो उस समय जो ASI है यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, इसका प्रमुख कौन था, तो ये कौन था, जॉन मार्शल था। तो ठीक है, इस तरह से क्या हुआ कि 80 साल पहले जो ये बताया गया, तो मैंने बता दिया 1921 में पता चल गया कि क्या है, एक बहुत ही प्राचीन बसा हुआ नगर है जो कि लगभग 4700 साल पहले बसा हुआ था। 4700 लेके 5000 साल पहला ये नगर था जो कि यहाँ पर बसा हुआ था। अब इसके बाद हम लोग लोकेशन देखेंगे कि किस तरह से किन किन लोकेशन पर कौन कौन सी जगह यहाँ पर हम लोगों को मिली। तो देखिए, इसके बाद आप लोग देखेंगे और अन्य नगर यहाँ के। तो सबसे पहले जो उत्खनन का काम हुआ था ये कहाँ हुआ था, ये हुआ था हड़प्पा के अंदर। 1921 की बात है, 1921 में हड़प्पा मिल गया। उसके बाद देखिए 1922 के अंदर ही एक जगह है पाकिस्तान के अंदर जिसका कि क्या नाम है, मोहनजोदड़ो है। यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं मोहनजोदड़ो। तो यहाँ का उत्खनन का काम किया गया था 1922 में। किसके द्वारा किया गया था, राखेल दास बनर्जी के द्वारा किया गया था। उसके बाद आप लोग देखेंगे कि जो प्रारंभिक स्थल है यहाँ के, ये सिंधु घाटी के अंदर ही मिल रहे थे। ठीक है, जो सिंधु नदी है ना, इसकी घाटी में ही प्रारंभिक स्थल मिल रहे थे, तो इसका नाम क्या दिया गया, सिंधु घाटी सभ्यता इसको बोला गया। लेकिन बाद में आप लोग देखेंगे कि जो दूसरे स्थल हैं जिनका कि सिंधु घाटी से कोई लेना देना नहीं है, जैसे कि आप लोग देखेंगे ये हरियाणा वाला एरिया है, राखी गढ़ी यहाँ पर लिखा गया है। कालीबंगा जो है ये राजस्थान का एरिया है। उसके अलावा यहाँ पर पंजाब में देखेंगे रोपड़ है। उसके अलावा आप लोग नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर गुजरात वाला क्षेत्र भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये गुजरात का क्षेत्र है, यहाँ पर धोलावीरा, सुरकोटदा, लोथल, तो ये गुजरात में है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि सिंधु नदी तंत्र से, सिंधु घाटी से इसका कोई लेना देना नहीं है। तो कोई भी सभ्यता हो उसका नाम जो है वो किस नाम से पड़ता है, जो भी प्रारंभिक स्थल यहाँ पर खोजा गया है। तो प्रारंभिक स्थल क्या था 1921 में, हड़प्पा। तो इस पूरी सभ्यता को ही हम लोग हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं। इसी सभ्यता को भी सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से भी कभी जाना जाता था, लेकिन अभी क्या है, आप लोग क्या बोलेंगे, हड़प्पा सभ्यता इसको कहा जाता है। अब ये जो हड़प्पा कालीन नगर थे इनकी क्या क्या विशेषताएं थी, अब विशेषताओं के बारे में हम लोग जिक्र करेंगे, क्या क्या विशेषताएं थी तो ये देखेंगे। तो देखिए, हड़प्पा कालीन जो नगर थे तो ये 2 हिस्सों के अंदर बटे हुए होते थे। कितने हिस्सों में बटे हुए रहते थे, 2 हिस्सों में ये नगर बटे हुए रहते थे। मान लीजिए ये नगर है इस तरीके से, तो पहला जो नगर हिस्सा था, ये नगर है पूरा बसा हुआ, तो पहला जो हिस्सा है यहाँ पर आप लोग देखेंगे ये कौन सा हिस्सा है, ये पश्चिमी हिस्सा है। ठीक इसी तरीके से ये जो हिस्सा आप लोग यहाँ पर देखेंगे ये पूर्वी हिस्सा है। तो पश्चिमी हिस्सा जो होता था ये वाला, तो ये थोड़े ऊंचे स्थल पर बना हुआ होता था। ठीक है, इसकी जो एक चबूतरे के ऊपर ये बना हुआ रहता था ये नगर, ये हिस्सा पश्चिमी हिस्सा, और इसको किस नाम से जानते थे, इसी को ही नगर दुर्ग कहा जाता था। यहाँ पर देखेंगे आप लोग लिखा हुआ है कि जो ऊंचाई वाला भाग था, पश्चिमी भाग, इसको किस नाम से जाना जाता था, इसको नगर दुर्ग के नाम से जाना जाता था। देखिए, ऊंचाई वाले भाग को नगर दुर्ग कहा गया था, और जो नीचे वाला हिस्सा है, जो दूसरा हिस्सा हमने बनाया था, इसको क्या बोलते थे, निचला नगर कहा जाता था। अब ये जो नगर दुर्ग है यहाँ पर क्या था,
कि उच्च जो वर्ग के लोग हैं वो यहाँ पर रहते थे, जो सामान्य वर्ग के लोग हैं वो कहाँ पर मिलेंगे आप लोगों को, निचले हिस्से के अंदर मिलेंगे। उच्च वर्ग के अंदर जैसे कि उस समय जो भी पुरोहित होंगे या साम्राज्य को चलाने वाले, मतलब साम्राज्य तो नहीं कहेंगे, जो भी पूरी व्यवस्था चलाते होंगे उस समय की, जो नगर को संभालते होंगे, इस तरीके के लोग, धनी व्यापारी वगैरह, ये सब कहाँ रहते थे, पश्चिमी हिस्से में रहते थे, जिसको कि नगर दुर्ग कहा जाता है। और निचला हिस्सा किसके लिए था, ये आम लोगों के लिए हुआ करता था। और दूसरी खासियत क्या है कि ये जो नगर का जो भी भाग था, पश्चिमी और पूर्वी भाग, तो इसमें क्या किया जाता था, इसको मजबूत दीवारों से घेरा जाता था। अभी हम लोगों ने दो हिस्से बनाए थे, तो इस तरीके से दो हिस्से हो गए। अब इन दोनों हिस्सों को क्या किया जाता था, चारों तरफ से सुरक्षा प्राचीर से, रक्षा प्राचीर से इसको ढका जाता था। आने जाने के लिए क्या होता था, बीच में बड़े बड़े दरवाजे हुआ करते थे। और ये दीवारें जो हैं पकी हुई ईंटों से बनी हुई होती थी, और जो चिनाई वगैरह करके ये बनाई जाती थी, तो ये इतनी मजबूत होती थी कि आज के समय काल में भी आप लोग देखेंगे, इतने सालों बाद भी ये दीवारें जो हैं ये जैसी थी उसी प्रकार से आज भी खड़ी हुई हैं। ईंटों की मजबूती का अंदाज़ा आप इसी से लगा सकते हैं कि जब वो अभी बात की थी ना, पटरियाँ बना रहे थे, तो इसकी ईंटों का भी इस्तेमाल किया गया था। तो यही चीज़ यहाँ पर लिखी गई है कि सालों बाद ये जो दीवारें हैं ये मजबूती के साथ खड़ी हुई है। अब ये बता रहा है कि जो नगर दुर्ग है, जो पश्चिमी हिस्सा है, जो कि ऊंचे एक चबूतरे पर बना हुआ है, इसके अंदर आप लोगों को कुछ खास इमारतें देखने को मिलेगी। अलग अलग जो नगर मिले हैं हम लोगों को, जो हड़प्पा सभ्यता के अंदर अलग अलग पुरास्थल मिले हैं। अभी हमने देखा था, कुछ नाम भी लिए थे, जैसे कि हरियाणा का राखीगढ़ी है, कालीबंगा है, इस तरीके के बहुत से पुरास्थल हम लोगों को मिले हैं। तो जो नगर दुर्ग वाला हिस्सा है ना, इसके अंदर कुछ खास चीज़ें, खास इमारतें बनी हुई हैं, वो हम लोगों को देखने को मिलती है। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है। तो एग्जाम्पल किसका दिया गया है, मोहनजोदड़ो का दिया गया है। तो यहाँ पर मैप के अंदर आप लोग देख सकते हैं कि मोहनजोदड़ो जो है ये कहाँ पर है, पाकिस्तान के अंदर है वर्तमान में। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये क्या है, पाकिस्तान है। तो यहाँ पर क्या है, मोहनजोदड़ो है। तो मोहनजोदड़ो का जो नगर दुर्ग वाला हिस्सा है, यहाँ से हम लोगों को मिलता है एक तालाब देखने को मिलता है। ठीक है, स्विमिंग पूल टाइप का एक तालाब बना हुआ है, ये देखने को मिलता है। और इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है महान स्नानागार, यानी कि द ग्रेट बाथ इसको कहा जाता है। इंग्लिश में क्या कहते हैं, द ग्रेट बाथ इसको कहा जाता है। तालाब की क्या विशेषताएं हैं, देखिए तालाब इस तरीके से बना हुआ है, तालाब इस तरीके से बना हुआ है। और तालाब में उत्तर की तरफ से आप लोग देखेंगे, यहाँ पर इसमें नीचे उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई है। दक्षिण की तरफ से भी यहाँ से उतरने के लिए भी सीढ़ियाँ बनी हुई है। और ये जो तालाब है, ये पहला ऐसा तालाब आप इसको मान सकते हैं दुनिया का, जो कि वाटर प्रूफिंग का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। पानी इसका लीक ना हो, इसके लिए क्या किया गया है, जिप्सम की इसके ऊपर कोटिंग की गई है। और जिप्सम की कोटिंग पर भी चारकोल यानी कि जो डामर होता है उसका भी इसके ऊपर परत चढ़ाई गई है इसके ऊपर। ठीक है, और जो इसके चारों तरफ का हिस्सा है ना, यहाँ पर आप लोगों को और भी चीज़ें देखने को मिलेगी। बड़े बड़े यहाँ पर कमरे आप लोगों को देखने को मिलेंगे, आसपास के क्षेत्रों में कुएं भी देखने को मिलेंगे। तो ये जो बड़े बड़े कमरे यहाँ पर मिले हैं, तो इनको देखकर पता चलता है कि जैसे कोई सभागार होगी, या यहाँ पर पुरोहितों के कोई विधि को करने का यहाँ पर इंतजाम होगा उस समय काल में। तो ये माना जाता है कि ये जो ग्रेट बात है, ये किसके लिए होगा, धार्मिक अनुष्ठान वगैरह के लिए होगा, किसी खास ओकेजन पर यहाँ के लोग इसके अंदर स्नान करते होंगे। और ये जो कुएं हैं, इससे क्या किया जाता था, इस तालाब को भरा जाता था, इसके अंदर पानी भरा जाता था। और जब ये पानी, जब इसका यूज ख़त्म हो जाता था, तो यहाँ पर एक ड्रेनेज का सिस्टम लगा हुआ था। तो उसी ड्रेनेज से क्या होता था, मतलब नालियाँ बनी हुई थी, इसको खाली कर दिया जाता था। तो यही चीज़ इसमें बताई गई है। तो इस तरीके से ये क्या था, द ग्रेट बात है। और ये कहाँ पर है, ये है आपका मोहनजोदड़ो के अंदर है। इसके बाद देखिए आप लोग, दो एग्जाम्पल और दिए गए हैं, कालीबंगा और लोथल। कालीबंगा कहाँ पर है, कालीबंगा है आपका राजस्थान के अंदर है। कालीबंगा कहाँ पर है, राजस्थान के अंदर है। और दूसरा एग्जाम्पल क्या है, लोथल। लोथल कहाँ पर है, गुजरात के अंदर है। तो ये ऐसे स्थल है जहाँ से कि क्या मिले हैं, अग्नि कुंड मिले हैं, जिसमें कि हवन किया जाता है ना, इस तरीके के अग्नि कुंड मिले हैं, जिसके अंदर की आग प्रज्वलित करके हवन किया जाता है।
दो यही जगह नहीं कि जहाँ से हवन कुंड मिले हैं, और भी बहुत सी साइट्स हैं जहाँ से ये मिले हैं। तो बस ये बुक के अंदर दो ही नाम दिए गए हैं, अभी इनको ही आप लोग ध्यान रखेंगे कि कालीबंगा और लोथल से क्या मिले हैं, हवन कुंड मिले हैं। संभवतः यहाँ पर क्या किया जाता था, हवन किए जाते होंगे। और इसके अलावा देखिए हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल और जैसे कि धोलावीरा है गुजरात में, यहाँ से क्या मिला है, बड़े बड़े भंडार गृह मिले हैं, यानी कि अनागार मिले हैं। अनागार यानी कि अन्न को रखने के लिए जो स्थान थे वो यहाँ पर मिले हैं। ग्रेनरी बोलते हैं, तो वो यहाँ से मिली है। जब ये, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर कृषि वगैरह का भी कार्य किया जाता था, तो जो उत्पादन है वो सरप्लस हो जाता था, तो उसको यहाँ पर उसका भंडारण किया जाता था। अब यहाँ पर आप लोग लोकेशन देखेंगे, इस मैप के अंदर भी थोड़ा सा समझेंगे इसको। तो देखिए ये यहाँ पर मैप आप लोगों के सामने है, तो कुछ लोकेशन आप लोग देखिए यहाँ पर। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि भारत की भी लोकेशन है, उसके अलावा पाकिस्तान की भी लोकेशन है। जो लोथल है ये कहाँ पर है, गुजरात के अंदर है। धोलावीरा और सुरकोटदा ये क्या है, ये भी गुजरात के अंदर है। चहुदड़ो, सोतकाको, मोहनजोदड़ो, ये सब कहाँ पर है, ये पाकिस्तान के अंदर है। इसी तरीके से हड़प्पा जो है ये कहाँ पर है, ये भी वर्तमान में पाकिस्तान के अंदर है। राखीगढ़ी हरियाणा में है। कालीबंगा कहाँ पर है, ये आपका राजस्थान में हो गया। उसके अलावा ये गवेरी वाला, ठीक है, ये पाकिस्तान वाले क्षेत्र में है। तो इस तरीके से ये लोकेशन है। और यहाँ पर आप लोगों को बताया गया है कि ये जो आधुनिक नगर हम लोगों को मिल रहे हैं, तो ये कहाँ कहाँ पर है। ये नगर है आपके, जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल दिए गए हैं, ये पाकिस्तान के अंदर है। पाकिस्तान के कौन कौन से प्रांत के अंदर हैं, पाकिस्तान के सिंध और पंजाब प्रांत के अंदर है, ठीक है। बलूचिस्तान के अंदर भी हैं, जैसे कि जो मोहनजोदड़ो है ये कहाँ पर है, ये सिंध के अंदर है। और जो आप लोग देखेंगे हड़प्पा है ये कहाँ पर है, ये साहिवाल डिस्ट्रिक्ट है। और ये पंजाब जो कि कहाँ पर है, पंजाब देखिए दोनों जगहों पर। ये आज़ादी से पहले भारत का और पाकिस्तान का जो हिस्सा था उसको सम्मिलित रूप से पंजाब कहा जाता था। स्वतंत्रता के बाद जो पंजाब का हिस्सा भारत में रह गया वो भारत का पंजाब, और जो पाकिस्तान में चला गया वो पाकिस्तान का पंजाब बन गया है। तो जो हड़प्पा है ये कहाँ पर है, ये पाकिस्तान का जो पंजाब वाला एरिया है ये यहाँ पर है, ठीक है। उसके अलावा बलूचिस्तान में आप लोग देखेंगे जैसे कि एक सूतका गैंडोर नाम की जगह है, वो कहाँ पर है, ये है आपकी बलूचिस्तान प्रांत में। तो इस तरीके से ये लोकेशन है। जैसे कि यहाँ पर बताया गया है कि आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान यहाँ पर ऐड कर लेंगे इन प्रांतों के अंदर। भारत के कौन कौन से हिस्से हैं, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब, इन स्थलों से क्या मिला है, पुरास्थल मिले हैं, हड़प्पा कालीन, और भी बहुत सी चीज़ें यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगी। जैसे कि मिट्टी के बर्तन मिले हैं, ठीक है, मिट्टी के बर्तन मिले हैं, लाल मिट्टी के वो बर्तन हैं और उन पर काले रंग से डिजाइन किया गया है। और जो मिट्टी के बने हुए बर्तन, इसको क्या बोलते हैं, मर्त भांड कहा जाता है, और इसके ऊपर काले रंग से डिजाइन किया गया है। इसके अलावा यहाँ पर पत्थर से बने हुए बाट भी मिले हैं, ठीक है। जैसे कि दुकानदार जो सामान तोलते हैं तो वो जिसे मेटल के बट्टे का इस्तेमाल करते थे, तो उस समय काल में क्या था कि चर्ट नाम का एक पत्थर होता था उससे बाट बनाए जाते थे। तो इस तरीके के बाट भी मिले हैं। बहुत सी मोहरें मिली हैं। मोहरें क्या होती हैं, सील, यानी कि जो कि लगाई जाती है किसी चीज़ पर। जैसे कि आज के समय काल में भी लगता है, आप लोग देखते हैं जैसे कि एग्ज़ाम वगैरह होते हैं तो जो आंसर सीट है उनको एक लिफाफे में डालकर, जो बोर्ड के एग्ज़ाम होते हैं उसके अंदर डालकर उसके ऊपर सील लगा दी जाती है एक लाल रंग का मटेरियल को पिघला कर उसके ऊपर सील लगा दी जाती है, सरकारी कामों में काम में लेते हैं। तो ठीक इसी प्रकार की मोहरें मिली हैं, सील मिली हैं, जो कि बहुत से प्रकार की हैं। मेनली ये जो सील हैं ये सेल खड़ी नाम के एक पत्थर की बनी हुई है। कौन से पत्थर की बनी हुई है, सेल खड़ी। सेल खड़ी की बनी हुई ये मोहरें मिली हैं। उसके अलावा चांदी की मोहरें भी आप लोगों को देखने को मिलेगी। उसके तो इस तरीके से ये मोहरें हम लोगों को मिलती है। बहुत से, लगभग आप मान लीजिए सभी जो पुरास्थल है हड़प्पा कालीन, यहाँ से मोहरें देखने को मिलती है। मन के देखने को मिलते हैं, यानी कि मोती है जिनकी माला बनती हैं तांबे के बहुत से उपकरण, उनके बर्तन, और पत्थर के लंबे ब्लेड, यानी कि जिनको आप फलक बोल सकते हैं, ठीक है। फलक क्या, इस तरीके की कोई लंबी चीज़ है और दोनों तरफ से क्या है, धार है, नुकीली है। इस तरीके की चीज़ भी आप लोगों को देखने को मिलती है। उसके बाद बढ़ते हैं आगे, क्या चीज़ है देखिए, ये सब हमने पढ़ लिया है।
इसके बाद मैप आप लोगों ने देखा तो यहाँ पर आप लोग एक इमेज देख सकते हैं, और इमेज में क्या दिखाया गया है, यहाँ पर आप लोगों को दिखाया गया है द ग्रेट बाथ, यानी कि महान स्नानागार आप लोगों को यहाँ पर दिखाया गया है। थोड़ा सा इसको देख लेंगे। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि इस तरीके का ये क्या क्या है, महान स्नानागार है। उत्तर से भी यहाँ पर नीचे उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई है, दक्षिण दिशा में भी सीढ़ियाँ बनी हुई है। आसपास में ये भवन देखने को मिलते हैं इस तरीके से बड़े बड़े, जिससे पता चलता है कि यहाँ पर धार्मिक अनुष्ठान होते थे। साइड में आप लोगों को कुएं वगैरह देखने को मिलेंगे, और यहीं पर ही साइड से इसका ड्रेनेज सिस्टम देखने को मिलता है। बहुत बड़ी बड़ी नालियाँ बनी हुई है कि मतलब आप लोग अगर खड़े होकर भी जाएंगे तो भी आप उनको टच नहीं करोगे, इतनी मतलब उनकी ऊंचाई है नालियों की। इस प्रकार से उसका ड्रेनेज सिस्टम बना हुआ है। तो ये क्या है, ये है आपका ग्रेट बाथ है, जो कि कहाँ पर है, ये है मोहनजोदड़ो की यहाँ पर बात हो रही है। उसके बाद देखते हैं भवन, नाले और सड़कें, ये हम लोग विशेषताएं पढ़ रहे हैं। तो दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट जो विशेषता है हड़प्पा कालीन नगरों की, तो ये कौन सी है, उस समय के बने हुए भवन, नाले और सड़कें। अब इनमें क्या विशेषताएं हैं, इसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग लेते हैं नगरों की बात करते हैं कि नगरों में जो भवन बने होते थे वो किस तरह के होते थे। तो नगरों के जो घर हैं वो आमतौर पर 1 या 2 मंजिल के होते थे। ठीक है, सिंगल स्टोरी मकान भी आप लोग देखेंगे और 2 मंजिला मकान भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे। 2 मंजिल के जो मकान हैं उनके देखिए दूसरी मंजिल के अवशेष तो नहीं मिलते हैं, लेकिन फिर पता कैसे चलता है कि देखिए वहाँ पर क्या है कि सीढ़ियाँ आप लोगों को मिलेंगी। इस तरीके से पता चलता है कि जो ऊपर वाली मंजिल है वहाँ पर कुछ सीढ़ियों के अवशेष देखने को मिलते हैं, जिससे कि पता चलता है कि यहाँ पर 2 मंजिला मकान भी हुआ करते थे। उसके अलावा जो 2 मंजिला मकान है उनकी आप लोग नींव देखेंगे। ठीक है, जैसे कि मकान बनाने का कार्य होता है तो सबसे पहले जो आधार बनाया जाता है नींव, उसकी मोटाई जो है आप लोगों को ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो इससे पता चलता है कि 1 या 2 मंजिल के होते थे। और घर का जो आंगन है इसके चारों ओर कमरे बने हुए होते थे। इस तरीके से मान लीजिए ये घर है तो बीच में एक आंगन को छोड़कर चारों तरफ इस तरीके से कमरे इसके बने होते थे। उसके अलावा जो घर हैं, अधिकतर घरों में कुएं होते थे। घरों के अंदर ही कुएं की व्यवस्था भी होती थी। उस समय काल में घर में स्नानागार भी हुआ करते थे, नहाने के लिए अलग से स्नानागार होते थे। शौचालय भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे हड़प्पा कालीन नगरों में। अब बात करेंगे ड्रेनेज सिस्टम की कि जो नाले थे इस समय काल के हड़प्पा कालीन वो किस तरीके के हैं। तो देखिए, कई नगरों के नाले जो हैं वो ढके हुए होते थे, यानी कि कोई भी मान लीजिए घर जो हमने यहाँ पर बनाया है, ठीक है, बीच में आंगन है, चारों तरफ कमरे बने हुए हैं। तो यहाँ पर क्या था, जो गंदा पानी है, वेस्ट जो पानी है, इसको निकालने के लिए घर में पाइप लगे हुए होते थे। पाइप अब देखिए ईंटों के, मैंने कि ईंटों के रूप में भी पाइप की शेप दी जाती थी। या आप लोग देखेंगे कि टेराकोटा, टेराकोटा क्या है, चिकनी मिट्टी है, उसको पकाकर उसके पाइप भी बनाए जाते थे। तो घरों से मान लीजिए टेराकोटा के पाइप के माध्यम से इस तरह से पानी जो है वो बाहर आता था। और रोड से होते हुए जो मुख्य सड़क है ना, यहाँ पर जैसे आजकल सीवरेज की लाइन रहती है, तो ठीक इसी प्रकार से पक्की ईंटों की बनी हुई नालियाँ रहती थी। तो इस नाली के अंदर जो घर से आने वाला जो गंदा पानी है ये यहाँ पर आ जाता था, और उसके बाद ये बहते हुए सीधा नगर से बाहर चला जाता था। नालियाँ जो होती थी किस तरीके की होती थी, ये हल्की ढलान लिए होती थी। ठीक है, हल्की ढलान होती थी ताकि पानी बिना किसी रुकावट के यहाँ से बहता रहे। और ढके होने के कारण इनके ऊपर आप लोग देखेंगे मेन होल भी बनाए गए थे, जिससे कि क्या होता है कि समय समय पर इनकी सफाई की जा सके। तो इन चीज़ों से क्या पता चलता है कि जो इन नगर को बसाने का जो कार्य था एक बहुत ही योजनाबद्ध तरीके के साथ किया गया था। उसके बाद बढ़ते हैं आगे। देखिए, आगे है नगरीय जीवन। अब नगरीय जीवन पर हम लोग प्रकाश डालेंगे कि जो हड़प्पा कालीन नगर थे इनका आम जनजीवन किस तरीके का होता था। तो देखिए, जो हड़प्पा कालीन नगर है ये लिखा हुआ कि बड़ी हलचल रहा करती होगी। ये क्या है, कल्पना की गई है कि जिस तरीके का ये नगर था जो कि बिल्कुल आधुनिक नगर की तरह ही बसा हुआ था, तो यहाँ पर भी क्या है, बहुत ज़्यादा हलचल रहा करती होगी। यहाँ पर बहुत से प्रकार के लोग रहते होंगे। कुछ लोग ऐसे होंगे जो कि नगर के अंदर ही, जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे कि काम चलता रहता है शहरों के अंदर, तो इस तरीके से नगर में भी काम चलता रहता होगा। तो यहाँ की खास इमारतों को बनाने की योजना के अंदर जुटे हुए होते होंगे। और कुछ लोग ऐसे थे जो कि यहाँ का प्रशासन देखते थे। वो लोग क्या करते होंगे, वो
दूर दूर से धातु, बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीज़ें मंगवाते थे। तो इसका मतलब क्या है इस लाइन का, ये क्या कहना चाह रहा है? तो ये कहना चाह रहे हैं कि जो उस समय काल में भी चीज़ों का आयात निर्यात किया जाता था, ठीक है, बाहर से, दूसरे देशों से या फिर भारत के ही अन्य हिस्सों से चीज़ों को मंगवाया जाता था, जिनके अंदर क्या होती थी, धातुएं होती थी, बहुमूल्य पत्थर होते थे और भी अन्य उपयोगी चीज़ें होती थी। कोई खाने पीने की चीज़ वस्तु हो सकती थी। इस चीज़ों का क्या किया जाता था, मंगवाया जाता था, यानी कि इनका आयात किया जाता था, ठीक है। धातुओं में आप लोग देखेंगे सोना, चांदी, कांसा, तांबा, पीतल, इस प्रकार की धातुएं हो सकती है। बहुमूल्य पत्थर में जिनके मन के या मोती बनाए जाते थे, इस तरीके की चीज़ें हो सकती है। जैसे कि यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि मन के तथा सोने चांदी से बने आभूषण जैसे कीमती चीज़ों को अपने पास रखते होंगे। इन नगरों में लिपिक भी होते होंगे जो कि क्या करते होंगे, मोहर पर तो लिखते ही थे, इसके अलावा शायद अन्य चीज़ पर भी लिखते होंगे। जैसे कि हमने देखा था ना कि प्राचीन काल में चीज़ें जो हैं वो पेड़ की पत्तियों पर लिखी जाती थी। तो हो सकता है इस काल में भी इस तरीके की किसी चीज़ पर लिखी जाती रही हो चीज़ें, तो वो तो अभी खैर बच नहीं पाई है। इसके अलावा नगर में शिल्पकार, यानी कि जो कि नगर निर्माण का कार्य करते हैं, यानी कि मिस्त्री आप लोग समझ सकते हैं। भवन निर्माता जो हैं वो स्त्री पुरुष भी रहते होंगे, शिल्पकार, या फिर जो और चीज़ें बनाते हैं, भाई मूर्ति बना रहे हैं, इस मर्त भांड बना रहे हैं, इस तरीके की जो भी चीज़ें बना रहे हैं, तो इस तरीके की स्त्री पुरुष भी यहाँ पर रहते होंगे। और उद्योग स्थल भी होंगे यहाँ पर, जहाँ पर की तरह तरह की चीज़ें बनती होंगी। तो उद्योग स्थल आप लोग कह सकते हैं कि देखिए कुछ ऐसे स्थल हैं, जैसे कि आप लोग देखेंगे कि लोथल है गुजरात के अंदर। तो यहाँ से एक ऐसी फैक्ट्री मिली है जहाँ पर कि मन के बनाने का कार्य होता था। मोती यहाँ पर बनाए जाते थे जिनसे कि माला वगैरह बनती है। और भी उपयोगी वस्तु यहाँ पर मिलती होगी। और साथ ही सुदूर देशों के किस्से, कहानियाँ, ये बस क्या है, और मिट्टी से बने हुए कई खिलौने भी यहाँ पर मिले हैं जिनसे कि बच्चे खेलते होंगे। मिट्टी से बने हुए खिलौने भी बहुत से मिले हैं यहाँ से, जिनसे कि बच्चे खेलते होंगे। तो यहाँ पर फोटो दिखाई गई है आपको कि यहाँ पर ये नाली दिखाई गई है मोहनजोदड़ो की, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर नीचे का जो सीन है ये क्या है, कुआं है। और यहाँ पर आप लोग देखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, ये क्या है, ये हड़प्पा कालीन एक मोहर है। ये हड़प्पा कालीन मोहर है जिसका कि हम बार बार नाम ले रहे हैं। और यहाँ पर जो भाषा लिखी गई है ये कौन सी बोलते हैं इसको, सैंधव लिपि कहा जाता है, इसको सैंधव लिपि कहा जाता है। और ये इस लिपि को आज तक पढ़ा नहीं गया है। अगर पढ़ लिया जाता है इसको तो बहुत से अनसुले रहस्य जो कि हड़प्पा संस्कृति से जुड़े हुए हैं वो उजागर हो जाएंगे, लेकिन अभी तक इसको पढ़ा नहीं गया है। और ये मोहर पर जो आप लोग यहाँ पर जानवर देख रहे हैं, तो ये कौन सा जानवर है, ये है यूनिकॉर्न। यूनिकॉर्न है ये। और यूनिकॉर्न एक काल्पनिक जानवर है, ठीक है, असल में ऐसा कोई जानवर है नहीं। तो यूनिकॉर्न क्या है, एक काल्पनिक जानवर है जो कि आप लोगों को हड़प्पा कालीन मोहरों पर देखने को मिलेगा। खाली यूनिकॉर्न ही नहीं, और भी बहुत से जानवर आप लोग देखेंगे। हाथी देखने को मिलेगा, गैंडा है, और जो बैल है, इस तरीके की चीज़ें बनाई गई है। अब देखिए हड़प्पा जो सभ्यता है इसकी जो ये आप लोगों को पता चल चुका है कि काफ़ी पुरानी है, लगभग 4700 साल से लेकर 5000 साल पुरानी ये सभ्यता है। इसी की ही समकालीन सभ्यताएं हैं, जैसे कि मेसोपोटामिया की सभ्यता है। उसके अलावा आप लोग पढ़ते हैं मिस्र की सभ्यता है। तो इनकी जो लिपि है वो क्या है, पढ़ी जा चुकी है। जो मेसोपोटामिया है इसकी लिपि जो है वो कौन सी है, किलाक्षर लिपि है, ठीक है, किलो की तरह लिखी जाती है, तो उसको पढ़ लिया गया है। मिस्र की जो लिपि है वो पिक्टोरियल लिपि है, यानी चित्रात्मक लिपि है इस प्रकार की, तो उसको भी पढ़ लिया गया है। ये समकालीन है तो भी पढ़ लिया गया है। तो क्यों पढ़ लिया गया है कि जो ये मिस्र की सभ्यता और जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है इसके अंदर क्या है कि कुछ बड़े बड़े अभिलेख मिले हैं, ठीक है, बड़े बड़े अभिलेख यानी कि शिलालेख, इस तरीके की चीज़ें मिली हैं। तो उसके अंदर क्या है कि जो अभिलेख लिखा गया है वो 3 भाषाओं के अंदर लिखा गया है। मान लीजिए मिस्र से मिला हुआ अभिलेख है मिस्र की सभ्यता का, तो पहला जो अभिलेख है ये तो मिस्र की भाषा में लिखा गया है, चित्रात्मक भाषा में। दूसरा लिखा गया है मान लीजिए रोमन में, और तीसरा किसी अन्य लैंग्वेज में लिखा गया है। तो अब किसी न किसी को कोई एक लैंग्वेज आती है तो उसी से ही मिलान कर कर इस लिपि को पढ़ा जा चुका है। ठीक इसी प्रकार से मेसोपोटामिया की लिपि को भी पढ़ा जा चुका है। अब समस्या ये है कि जो ये हड़प्पा की जो लिपि है इसको पढ़ा नहीं गया, क्योंकि एक तो कोई
बड़ा अभिलेख इसका नहीं मिला है। ठीक है, जो आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं इस तरीके की बस मोहरें मिली हैं छोटी छोटी, जिस पर कि यहाँ पर चित्रात्मक रूप से सैंधव लिपि बोलते हैं इसको, ठीक है, इस तरीके से कुछ ना कुछ लिखा गया है, लेकिन इसको पढ़ा नहीं जा सकता। या तो पढ़ने के लिए कोई बड़ा मटेरियल हो। जो सबसे ज़्यादा लिखा हुआ मिला है वो भी आप लोग मानकर चलिए कि लगभग देखिए 17 अक्षरों का ही लिखा हुआ मिला है। और एक धौलावीरा में आप लोग देखेंगे कि साइन बोर्ड जैसा कुछ मिला है, जैसे कि आप लोग कहीं सिटी में एंटर करते हैं तो ऐसा एक साइन बोर्ड टाइप का मिला है, उसमें भी 10 लेटर ही हैं मुश्किल से, तो उसको भी पढ़ना क्या है, मुश्किल है। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे कि सैंधव लिपि है ये, क्या बना हुआ यूनिकॉर्न है, और जो लिपि है वो अब तक पढ़ी नहीं गई है। और ये खिलौने हैं उस समय काल के, जो कि पक्की मिट्टी से बने हुए हैं इस तरह के, ठीक है, बच्चे खेलते होंगे उस समय काल में। उसके बाद यहाँ पर देखिए एक छोटा सा डायग्राम दिया गया है कि यहाँ पर आप लोगों को दिखाया गया है वेट करने के लिए जो बाट का इस्तेमाल होता था वो यहाँ पर दिखाए गए हैं। और ये किसके बने हुए हैं, ये अभी मैंने बताया था कि चर्ट के बने हुए हैं। ठीक है, लिखा हुआ है चर्ट पत्थर से ये बने गए हैं, और बहुत छोटे छोटे आकार के भी मिले हैं। तो जो छोटे तोलने वाले बाट हैं उससे क्या पता चलता है कि किसी बहुमूल्य पत्थर या धातु को तोलने के लिए ये बनाया गया होगा उस समय काल में। ठीक है, ऐसी लोकेशन भी मिली है, कुछ ऐसे बड़े बड़े घर मिले हैं जहाँ से कि इस तरीके के छोटे छोटे बाट मिले हैं। उसके अलावा कुछ कीमती ये हीरे जवाहरात वगैरह, ये हीरे जवाहरात तो नहीं, कीमती पत्थर, सोना, आभूषण, इस तरीके की चीज़ें भी मिली हैं, जिसको देखने से पता क्या चलता है कि ये किसी धनी व्यापारी का घर होगा। तो इस तरीके की चीज़ भी यहाँ से देखने को मिलती है। उसके अलावा देखिए इसमें दिया गया है मनके, यहाँ पर आप लोगों को दिखाए गए हैं। मनके क्या होते हैं, मोती होते हैं जिनको कि पहनने के लिए इनके आभूषण बनाए जाते थे। तो यहाँ पर बताया गया है कि पुरातत्वविदों को बहुत सी चीज़ें यहाँ से मिली है, जिसमें कि अधिकतर पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने और चांदी जैसी धातुओं से बनाए जाते थे। तांबे और कांसे से औजार बनाए जाते थे। ठीक है, थोड़ा हार्ड है इस तरह, इनसे क्या बनाए जाते थे, तांबे और कांसे से तो औजार बनाए जाते थे। उसके अलावा हथियार, गहने और बर्तन भी इनसे बनाए जाते थे। सोने चांदी से गहने बनाए जाते थे और बर्तन वगैरह भी इनसे बनाए जाते थे। और भी आकर्षक वस्तु जैसे कि मन के बाट और फलक। फलक मैंने बताया था कि इस तरीके से जो नुकीली चीज़ होती है वो क्या है, फलक, फ्लैक्स बोला जाता है। तो ये यहाँ से आप लोगों को देखने को मिलेंगे। उसके बाद देखिए हड़प्पा कालीन जो सभ्यता के लोग हैं ये क्या करते थे, पत्थर की मोहर बनाते थे। किस चीज़ की बनाते थे, पत्थर की मोहर बनाते थे। और पत्थर भी कौन सा बताया था मैंने स्टार्टिंग में, सेल खड़ी नाम का एक पत्थर होता है, उसकी ये लोग मोहर बनाते थे। अब मोहरें जो हैं ये छोटी आकार की होती थी और आयताकार की होती थी, आयताकार आकार की होती थी, छोटी होती थी, और बीच में जानवर का चित्र बना हुआ और ऊपर इनकी सैंधव लिपि के अंदर कुछ लिखा गया जो कि पढ़ी नहीं जा चुकी है। और हड़प्पा सभ्यता के लोग क्या थे, मिट्टी के बर्तन बनाते थे, चाक पर बनाते थे, मर्द भांड उनको कहा जाता है। और ये बर्तन बनने के बाद लाल मिट्टी के बर्तन पर क्या करते थे, काले रंग से इनके ऊपर कुछ चित्राकृतियाँ ये बनाया करते थे। उसके बाद देखिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर एक तस्वीर दी गई है आप लोगों को। ये कहाँ से मिली है, मोहनजोदड़ो से ये तस्वीर मिली है। और ये तस्वीर किसकी है, तो माना जाता है कि ये तस्वीर किसकी है, किसी पुरोहित की है। ठीक है, किंग प्रीस्ट बोलते हैं, इस तरीके की मूर्ति है। तो यहाँ पर दिया गया है कि 7000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। अब कोई भी लाइन आप लोग पढ़ते हैं एनसीईआरटी में तो यानी कि बिना मतलब की नहीं लिखी गई है। तो जैसा कि पिछले चैप्टर में हम लोगों ने देखा था कि हंटर एंड फूड गैदरर टू फूड प्रोड्यूसर, यानी कि आखेटक खाद्य संग्राहक से भोजन उत्पादक तक। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि लगभग 20 लाख वर्ष पहले एक खानाबदोश इंसान के बारे में लोगों के बारे में। उसके बाद वो आगे चलते चलते जो नियोलिथिक पीरियड है यानी कि नवपाषाण काल है, उसके अंदर आते आते क्या हुआ था कि वो कृषि भी करने लगा है, पशुपालन भी करने लगा है। तो वहाँ पर भी हम लोगों ने जिक्र किया था कि लगभग 7000 साल पहले यहाँ पर मेहरगढ़ में कौन सा टाइम आ चुका है, नियोलिथिक एज आ चुकी है। लोग यहाँ पर कृषि कर रहे हैं, पशुपालन कर रहे हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखी गई है कि मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी लगभग 7000 साल पहले। और मोहनजोदड़ो से एक कपड़े के टुकड़े के अवशेष में
चांदी के एक फूलदान के ढक्कन से, ठीक है। कोई बर्तन होगा चांदी का, उसका ढक्कन है, उसके अंदर कपड़ा का कोई अवशेष मिला है, तो पता चला है, इस बात से क्या पता चलता है कि यहाँ के लोग वस्त्र वगैरह का निर्माण भी कर लेते थे। और दूसरा, ये जो स्टैचू आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, ये जो स्टैचू मिली है, इसने भी कपड़े यहाँ पर पहन रखे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि कपड़ों का यहाँ पर निर्माण किया जाता था। उसके अलावा एक फेंस नाम का मटेरियल है, उससे बने हुए आप लोगों को जो सूत काटने का औजार है ना, वो बनाया जाता था, वो भी देखने को मिला है। तो सब बातें कहने का मतलब एक ही है कि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग हैं वो वस्त्र बनाने के हुए काम से भी जुड़े हुए थे। ऐसे कारीगर भी यहाँ पर रहा करते थे जो कि वस्त्र निर्माण करते थे, ठीक है। ये लिखा ही हुआ है, फेंस से बनी हुई तकलियाँ सूत कताई का संदेश देती है। इसके बाद देखिए, ये तो नॉर्मल सी बात बताई गई कि जो भी काम होगा वो आज के समय काल में भी यही है, जो भी काम है वो कौन करता है, उस चीज़ का एक्सपर्ट ही करता है। किसी भी चीज़ को बनाने का कार्य किसके द्वारा किया जाएगा, उसके विशेषज्ञों के द्वारा किया जाएगा, ठीक है। जैसे कि मूर्तिकार का एग्जाम्पल दे रखा है कि भाई मूर्तिकार कितना अच्छा है। अभी जो मूर्ति हमने देखी थी कितने अच्छे तरीके से बनाई है, उसकी दाढ़ी को कितने अच्छे तरीके से दर्शाया गया है, ये सब चीज़ें यहाँ पर बताई गई है। उसके बारे में बताया गया है कि फेंस क्या होता है। अभी हमने नाम लिया था ना कि सूत काटने के लिए फेंस के बनी हुई तकलियों का इस्तेमाल किया जाता था। अब ये फेंस क्या चीज़ है, देखिए पत्थर और जो शंख है, आप लोगों को पता है कि पत्थर मिलेगा प्रकृति में, उसके अलावा शंख जो है ये प्राकृतिक रूप से मिलते हैं, नेचुरली ये मिलते हैं। लेकिन जब इसी प्रकार के मटेरियल को क्या किया जाएगा, कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है, आर्टिफिशियली हम लोग तैयार करेंगे बालू मिट्टी या फिर स्फटिक पत्थरों को, ठीक है, जो हार्ड टाइप के कुछ पत्थर होते हैं, इनको पीस कर इनका चूरन सा बना लिया जाता है, चूरा बना लिया जाता है, और गोंद जैसे मटेरियल में मिलाकर जब इसको सुखाते हैं ना, तो ये इसी तरीके क्या है, हार्ड हो जाती है। इसको अपनी अब बालू के साथ गोंद को मिलाएंगे, मनपसंद अपनी शेप देंगे, उसके बाद इसको क्या बन जाएगा, ये फेंस ही बोलेंगे इसको। तो इस तरीके से ये चीज़ें बना दी जाती थी। फेंस से मन के भी बनाए जाते थे, चूड़ियाँ बाले कानों में पहनने के, और छोटे बर्तन वगैरह इस चीज़ से बनाए जाते थे। उसके बाद है कच्चे माल की खोज। अब कच्चा माल क्या होता है सॉरी, कच्चे माल के बारे में पहले भी हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था, जब 6-7 की एनसीईआरटी पढ़ रहे थे ज्योग्राफी की। तो कच्चा माल क्या है, कच्चा माल उस पदार्थ को कहते हैं जो कि हम लोगों को प्रकृति से मिलेगा, ठीक है, नेचुरल वो एग्जिस्ट करता है। जैसे कि आप लोग देखेंगे कोई भी फल फूल फ्रूट है, ये सब क्या प्रकृति से मिलते हैं, इनको कृत्रिम रूप से बनाया नहीं जा सकता। उनका डायरेक्ट सोर्स क्या होता है, नेचर होती है, नेचर से हम लोगों को मिलेगा। ये तो ऑर्गेनिक एग्जाम्पल बता दी। कुछ चीज़ें ऐसे जो कि इसके अलावा आप लोगों को पता है कि जब पृथ्वी भाई धरातल का उत्खनन किया जाता है तो बहुत से अयस्क यहाँ से निकलते हैं, और निकलती है, जब उनको संशोधित करते हैं तो उनसे हम लोगों को मेटल मिलती है। तो कहने का मतलब है कि जो नेचुरल सब्सटेंस हम लोगों को मिलता है, और इसको निकालने का जो कार्य है ये क्या किया, किससे किया जाता है प्राइमरी एक्टिविटीज़ को कहा जाता है, ठीक है, इकोनॉमिक्स में। उसके बाद इसको क्या किया जाता है, प्रोसेस किया जाता है, सेकेंडरी एक्टिविटी है। प्रोसेस करने के बाद जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है उसको क्या बोलते हैं, उत्पाद कहा जाता है। तो प्राकृतिक रूप से यहाँ से क्या मिलेगा, कच्चा माल मिलेगा, जिसको कौन यहाँ पर उत्पाद कर रहा है, इसका उत्पादन कौन कर रहा है, कच्चे माल का किसान कर रहा है, पशुपालक इसका उत्पादन कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल भी दिया गया जो मैंने बताया कि लकड़ी है या कोई धातु के अयस्क, ये क्या है प्राकृतिक रूप से मिलते हैं, तो इनको क्या कहा जाता है, कच्चा माल कहा जाता है। फिर इनसे अगर कोई चीज़ बनाई जाती है तो वो क्या है, फाइनल प्रोडक्ट बनता है। और यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है, किसान क्या कर रहा है कि कपास को कच्चे माल के रूप में उगा रहा है, ठीक है, कपास हम लोगों को मिल गया, बाद में इसकी कताई बुनाई कर दी गई है और इससे कपड़ा बना लिया गया, तो ये क्या है, तैयार माल है। कच्चा माल क्या है, कपास है, तैयार माल क्या बन गया, कपड़ा बन गया, फाइनल प्रोडक्ट। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो हड़प्पा कालीन लोग थे, ये तांबा, लोहा, सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थरों जैसे पदार्थों का वे दूर दूर से आयात करते थे। आयात करना क्या होता है कि बाहर से मंगवाना, ठीक है, निर्यात करना क्या होता है, बाहर भेजना, आयात यानी कि मंगवाना। तो यहाँ पर देखेंगे कि कहाँ कहाँ से मटेरियल मंगवाया जाता था। तो देखिए माना जाता है कि जो वर्तमान मेसोपोटामिया है, यहाँ से भी उस समय काल में सामान निर्यात किया जाता था। उसके अलावा और भी बहुत से देश है, जैसे कि
आप लोग देखेंगे अफ़गानिस्तान है, बहरीन है, इस तरीके की जगहों से भी क्या है बहुत सी चीज़ों का यहाँ पर निर्यात किया जाता था, आयात किया जाता था सामान, यानी कि यहाँ पर मंगवाया जाता था। उसके बाद देखिए बढ़ेंगे आगे, देखते हैं और क्या चीज़ है। हड़प्पा के लोग तांबे का आयात संभवतः आज के राजस्थान से करते होंगे। ठीक है, इसमें क्या बताना चाह रहा है कि जो तांबे का निर्यात है ये कहाँ से किया जाता था, आज का जो राजस्थान है यहाँ से। जैसे कि राजस्थान में कहाँ से निकलता है तांबा, खेतड़ी वाले क्षेत्र से निकलता है ना, तो यहाँ से तांबे का आयात किया जाता था। उसके अलावा जो पश्चिम एशियाई देश है जैसे कि ओमान है, ठीक है, गल्फ़ कंट्री के अंदर मैंने बताया जो ओमान है वहाँ से तांबे का आयात किया जाता था। तांबे का आयात, ठीक है, यहाँ पे ऊपर भी राजस्थान से आयात और यहाँ से भी मंगवाया जाता था, तो यहाँ पर आयात किया जाता था। कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाए जाने वाले धातु। अब ये पूछते हैं ना आपसे कि कांसा किसकी मिश्र धातु है, तांबे और टीन की मिश्र धातु। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन बन गया है। कांसा किसकी मिश्र धातु है, तांबे और टीन की, इन दोनों को मिलाकर क्या बनता है, कांसा बनता है। टीन का आयात करने के लिए आधुनिक जो ईरान है और जो अफगानिस्तान वाला क्षेत्र है यहाँ से इन चीज़ों को मंगवाया जाता था। सोने के लिए जो साउथ वाला एरिया है हमारे देश का, कर्नाटक, यहाँ से सोने का आयात करते थे। बहुमूल्य पत्थर कहाँ से मंगवाए जाते थे, गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से बहुमूल्य पत्थर बनाए जाते थे। अब बात ये आती है कि चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने के लिए ये लोग क्या करते थे। तो इस चीज़ का पता कैसे चलता है कि कुछ खुदाई के अंदर ही इस तरीके की बैलगाड़ी बनी हुई मिलती है। बच्चों के द्वारा खिलौने के रूप में बनाई गई बैलगाड़ियाँ मिलती हैं और बैल भी बनाए गए हुए मिलते हैं। तो इनको देखकर पता चलता है कि बैलगाड़ियाँ वगैरह इस टाइप की चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता था सामान को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने के लिए। अब जो आप लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं कि बड़े बड़े देशों के नाम पढ़ रहे हैं जो कि बहुत बहुत दूर हैं, जैसे कि ओमान का नाम आप लोगों ने पढ़ा, मेसोपोटामिया है, तो यहाँ पर किस प्रकार से ये सामान यहाँ पर आता था, आयात किया जाता था। तो देखिए स्थल मार्ग से भी हो सकता है। उसके अलावा जो लोथल के अंदर आप लोगों को एक गोदीवाड़ा मिला है, यानी जो सी पोर्ट है, बंदरगाह बोलते हैं, तो माना जाता है कि यहाँ से भी पहले शिप जो है, बड़े बड़े पानी के जहाज़ यहाँ तक आते थे और यहाँ से जाते थे। तो इस तरीके के उदाहरण भी देखने को मिलेंगे। तो खिलौनों से ये चीज़ स्पष्ट होती है। उसके बाद है नगरों में रहने वालों के लिए भोजन। नगरों पर रहने वालों के लिए भोजन की, नगर में अब जो लोग रह रहे हैं, अब देखिए पूरे जो हड़प्पा सभ्यता है इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा कि नगरीय सभ्यता है, बड़े बड़े नगर मिले हैं, ऐसा नहीं है पूरी तरह नगरीय सभ्यता नहीं है। छोटे छोटे एरिया भी मिले हैं। जो राखी गढ़ी है हरियाणा में, ये लगभग देखिए 350 हेक्टेयर में फैला हुआ है। कुछ जो लोकेशन है, कुछ साइट हड़प्पा कालीन ऐसी भी मिली है जो कि आकार में बहुत ज़्यादा छोटी है, 1 हेक्टेयर से लेकर 5 हेक्टेयर तक की इतनी छोटी लोकेशन भी है, मीडियम साइज़ की भी है। तो कहने का मतलब ये है कि लाइन से पता चलता है कि जो नगरों में भी लोग रह रहे हैं और उसके अलावा जो ग्रामीण बस्तियां हैं वहाँ पर भी लोग रहते थे। लोग नगरों के अलावा गाँवों में भी रहते थे और ये क्या करते थे, कृषि करते थे। उसके अलावा पशुपालन का भी ये लोग काम करते थे। ठीक है, अब किसान और चरवाही क्या करते थे, शहर में रहने वाले शासकों, लेखकों, यानी कि शहर में नगरों में जो भी लोग रह रहे हैं इनके लिए क्या करते थे, खाने का सामान इनको देने का काम करते थे। अब कैसे देंगे, अभी ऊपर हम लोगों ने जिक्र किया है। ये लोग क्योंकि क्या करते हैं, ये कृषि का कार्य भी करते हैं, उसके अलावा ये लोग पशुपालन का भी कार्य करते हैं। अब देखिए कृषि का कैसे पता चलता है कि एक जो हमने पढ़ा था बनावली, जो कहाँ पर है, हरियाणा में है। उसके अलावा एक चोलिस्तान जगह है पाकिस्तान में। तो यहाँ से हम लोगों को क्या मिले हैं कि बैल के प्रमाण मिले हैं। ठीक है, बैल से पता चलता है कि खेती होगी। और उसके अलावा जो बनावली है, यहाँ से मिट्टी का बना हुआ हल मिला है, जैसे कि अभी दिखाई थी ऊपर मैंने, मिट्टी से बनी हुई बैलगाड़ी। तो मिट्टी से बना हुआ एक हल भी मिला है, जिससे कि क्या पता चलता है कि किसका इस्तेमाल किया जाता था, खेत के जोतने के लिए हल का इस्तेमाल किया जाता था। कालीबंगा जो कि राजस्थान में, यहाँ से जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं। तो पता चलता है कि ये कृषि कार्य करते थे। तो किस तरीके की कृषि करते थे, तो देखिए ये लोग किसकी कृषि करते थे, एग्जाम्पल दिए गए हैं। गेहूं की खेती करते थे। गेहूं जो
दाल, मटर, धान, तिल और सरसों वगैरह ये सब चीज़ें इनके द्वारा उगाई जाती थी। इसके अलावा चावल का भी प्रयोग होता था, लेकिन कम स्तर पर होता था। उसके अलावा देखिए सफ़ेद चना हो गया, ये तरबूज, खरबूजा, अंगूर, इस तरीके की चीज़ें भी यहाँ पर पैदा की जाती थी। लहसुन वगैरह का भी उपयोग होता था, मसाले वालों में अदरक का भी उपयोग होता था। ठीक है, लहसुन के प्रमाण कहाँ से मिलते हैं? हरियाणा में एक जगह है बालू नाम की, यहाँ से मिलते हैं। उसके बाद देखिए ज़मीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग होता था। ये अभी मैंने बता दिया है कि एक खिलौना मिला है मिट्टी का बना हुआ, उससे पता चलता है, क्या पता चलता है कि खेती के लिए, खेत को जोतने के लिए हल का उपयोग किया जाता था। उस समय काल के तो जो हल है वो लकड़ी के बने हुए होंगे, लेकिन अभी क्या है वो सुरक्षित नहीं बचे हैं, तो मिट्टी के हल से ये चीज़ पता चल जाती है। उसके बाद देखिए सिंचाई के लिए लोग अपने तरीके अपनाते होंगे, यानी कुछ एरिया ऐसे भी होंगे, हड़प्पन जो लोकेशन है, साइट्स ऐसे भी होंगी जो कि ऐसे सेमी एरिड एरिया में है, यानी कि जहाँ पर की वर्षा कम होती है। तो यहाँ के लोग क्या करते थे, वाटर हार्वेस्टिंग का काम करते थे। ठीक है, कुछ बड़े जलाशय या तालाब इस प्रकार की चीज़ें बनाते थे जहाँ पर कि पानी को इकट्ठा किया जा सके और ज़रूरत पड़ने पर उस पानी का उपयोग किया जा सके, सिंचाई वगैरह किए जा सके। हड़प्पा के लोग पशुपालन भी करते थे, और जो पिछले चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था कि सबसे पहले इंसान ने किसको पालतू बनाया था, तो वो बनाया था कुत्ते को बनाया था। उसके बाद गाय, भैंस, भेड़, बकरियां, जिससे कि दूध मिलता है। ठीक है, भेड़ से ऊन वगैरह मिल रहे, तो इस तरीके के जानवरों को पालतू बनाने का काम किया। इसके अलावा देखिए बिल्ली, सुअर वगैरह ये सब, और समुद्री जीव जो है मछली, कछुए, इस तरीके के जानवरों का भी इस्तेमाल, यानी कि ठीक है, यानी कि मछली पालन वगैरह ये हो सकता है कि करते हों, तो इस तरीके के भी चीज़ें देखने को मिलती है। उसके बाद है देखिए सूखे महीनों में मवेशियों के झुंड को पानी की तलाश में इधर उधर दूर तक ले जाया करते थे और फल इकट्ठा करते थे। ये बताया, मछलियाँ पकड़ते थे, हिरन वगैरह जानवरों का ये शिकार भी करते थे। इसके बाद इसी टॉपिक का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है कि गुजरात के हड़प्पा कालीन नगर का सूक्ष्म परीक्षण। तो सबसे पहले हम लोगों ने मैप के अंदर देखा था ना कि हड़प्पा के 2 नगर हैं। देखिए पहले हम लोग उनको देख लेते हैं एक बार फिर से। तो यहाँ पर जो स्टार्टिंग में जो मैप आया था आपके सामने, ये मैप है, और यहाँ पर हमें 2 नगरों का सूक्ष्म परीक्षण करना है, परीक्षण। तो वो कौन कौन से हैं? तो एक तो है आपका धौलावीरा। यहाँ पर आप लोग देखेंगे ये कौन सा नगर है, ये है धौलावीरा। कहाँ पर है? गुजरात के अंदर। दूसरा है लोथल। लोथल, और इसके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। लोकेशन आप लोग देख चुके हैं, तो चलिए बढ़ते हैं हमारे चैप्टर की तरफ। तो देखिए अब जो लोकेशन अब आप लोगों ने देखी है, पहली जो है ये है धौलावीरा। धौलावीरा कहाँ पर है? जो कच्छ है, कच्छ कहाँ पर है? भारत का हिस्सा, जो कि क्या है, गुजरात। तो गुजरात वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर आप लोगों को मिलेगा ये। ठीक है, इस तरीके से गुजरात है ना भारत के मैप में, आप लोग देखते हैं ऊपर, फिर ये राजस्थान वगैरह ये शुरू हो गया। तो गुजरात में देखिए जो कच्छ वाला क्षेत्र है, तो यहाँ पर क्या है, कच्छ और रण ऑफ कच्छ। ठीक है, रण ऑफ कच्छ सॉल्ट लेक है, यहाँ पर एक नमक की झील है। तो इसके ठीक बीचों बीच तो नहीं कहेंगे, थोड़ा पूर्वी किनारे पर एक छोटा सा आइलैंड है, एक छोटा सा टापू है, जिसको कि क्या कहा जाता है, खदीर बेट के नाम से जाना जाता है। अब इस खदीर बेट के ही किनारे पर, इस टापू के किनारे पर ही हड़प्पा कालीन एक पुरा स्थल स्थित है, जिसका कि क्या नाम है, धौलावीरा के नाम से उसको जाना जाता है। धौलावीरा जो है ये 2 नदियों के बीच में बसा हुआ है। ऊपर कौन सी है? मनसर, और नीचे है मनहर। ये 2 नदियां हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर साफ पानी मिलता था, साफ पानी मिलता था। 2 नदियों के बीच की भूमि है, इसका मतलब क्या है कि ज़मीन भी यहाँ की उपजाऊ थी। और यहाँ पर देखिए आप लोगों ने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि जो हड़प्पा कालीन नगर है ये 2 हिस्सों में बटे हुए रहा करते थे। कौन कौन से हिस्से थे? पहला हिस्सा हम लोगों ने देखा था, पश्चिमी और पूर्वी हिस्सा किया था ना। जो पश्चिमी हिस्सा ये वाला है, ये क्या है, नगर दुर्ग कहलाता था, और ये ऊंचाई पर बसा हुआ था। और ये हिस्सा कौन सा है? निचला नगर कहलाता था, ये वाला।
लेकिन जो धौलावीरा है इसको 3 हिस्सों में बांटा गया था। पहला यही नगर दुर्ग है, दूसरा हिस्सा जो है ये क्या है, इसको मध्य नगर बोल सकते हैं, और ये क्या है, निचला नगर इसको कहा जाता है। तो यही चीज़ आपको बताई गई है कि जो धौलावीरा है इसको 3 भागों के अंदर बांटा गया है। और बाकी सेम ही है कि जो हर एक हिस्सा है इसको बड़ी बड़ी दीवार से कवर किया गया है, ठीक है, चाहे वो बाढ़ से बचने के लिए किया गया हो या फिर सॉरी, या फिर दूसरे किसी आक्रमण से सुरक्षा के लिए गया हो, ठीक है, ये पता नहीं किस लिए किया गया है। लेकिन जो ये तीनों हिस्से हैं इसको एक बड़ी बड़ी दीवारों से कवर किया गया है। एक हिस्से से दूसरे हिस्से में अगर आप लोगों को जाना है तो बड़े बड़े यहाँ पर प्रवेश द्वार बने हुए हैं, ठीक है। आज भी आप लोग देख सकते हैं, अगर दीवार, ये प्रवेश द्वार तो नहीं मिलेंगे, लेकिन द्वार जहाँ पर ये जो दरवाजे हैं लगे हुए होते थे वो उनके निशान मिलते हैं पत्थरों के अंदर, कि दरवाजे जैसे कहीं पर लगता है ना, नीचे टिकता है, तो उससे पता चलता है कि बड़े बड़े यहाँ पर प्रवेश द्वार बने हुए हैं। और यहाँ पर क्या मिला है, एक खुला मैदान भी मिला है, एक ग्राउंड है, एक ग्राउंड इस तरीके से चारों तरफ क्या है, पत्थरों से बनी हुई सीढ़ियाँ हैं, जिससे पता चलता है कि यहाँ पर बीच में कोई खेल वगैरह या कुछ भी ऐसा होता होगा तो लोग यहाँ पर बैठ के उसको एंजॉय करते थे। सांस्कृतिक कार्यक्रम यहाँ पर होते थे। उसके अलावा जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था, यहाँ पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है, क्या मिला है, एक साइन बोर्ड मिला है, ठीक है। कोई जैसे कहीं पर एंट्री करते हैं बड़ा सा होर्डिंग लगा होता है, इस तरीके का साइन बोर्ड मिला है, जो कि लकड़ी में कहीं जड़ा गया होगा, लेकिन अभी वो अवशेष के रूप में मिला है। और लैंग्वेज आप लोगों को पता है, सेंधव उसकी भाषा है और उसको अभी तक पढ़ा नहीं जा चुका है। ये तो इसके बारे में हुआ, धौलावीरा के बारे में। जो दूसरी लोकेशन है वो यहाँ पर है, और ये कौन सी है, लोथल है, ठीक है, लोथल है। और वर्तमान समय में आप लोग देखेंगे तो लोथल से 30 किलोमीटर दूर, 30 किलोमीटर दूर क्या है, साबरमती नदी बहती है, साबरमती नदी है 30 किलोमीटर दूर, इसकी कोई सहायक नदी है, उसके तट पर ये बसा हुआ है। यही चीज़ है कि गुजरात की खंबात की खाड़ी में मिलने वाले, ठीक है, ये जो साबरमती नदी है इसकी लोकेशन है ऐसे, मतलब ये जो ये एरिया देख रहे हैं ये क्या है, खंबात की खाड़ी, और यहाँ पर क्या गिरती है, साबरमती नदी गिरती है, ठीक है। ऐसी इस तरह से बना लीजिए, साबरमती नदी इसके अंदर गिरती है, मतलब ऊपर से तो नहीं आएगी राजस्थान से, बस बनाने में थोड़ा हुआ है। बाकी साबरमती नदी है और खंबात की खाड़ी के अंदर ये गिरती है इस तरीके से। इसकी एक सहायक नदी है कोई, उसके किनारे पर ही क्या बसा हुआ आपका, लोथल नगर बसा हुआ है, लोथल बसा हुआ है। इसके बारे में और देखेंगे कि क्या बताया गया। तो देखिए ये मैंने बता दिया, यहाँ पर इसकी विशेषता क्या है कि लोथल से आप लोगों को मिला है एक बंदरगाह मिला है, इमेज में आप लोग देख सकते हैं, गोदीवाड़ा इसको कहा जाता है। तो यहाँ पर पानी भरा हुआ है, यहाँ पर माना जाता है कि बड़े बड़े जहाज जो हैं पानी के वो यहाँ पर आते थे और यहाँ से माल चढ़ाया और उतारा जाता था, जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है। लोथल नगर ऐसे स्थान पर बसा है जहाँ, उसके देखते हैं एक मिनट, जहाँ पर कीमती पत्थरों, शंखों और धातु से बनाई हुई चीज़ों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। क्यों था, क्योंकि माना जाता है कि जो भी चीज़ों का आयात निर्यात किया जाता था, मंगवाई जाती थी बाहर से, वो इसी जगह पर आती थी। तो ये कीमती पत्थरों का, इनके सब का क्या था, एक संग्रह केंद्र था। यहाँ पर जो कच्चा माल है वो आसानी से मिल जाता था। उसके अलावा यहाँ पर क्या मिला है, एक भंडार गृह भी मिला है, जहाँ पर कि बहुत सी चीज़ों को स्टोर करने का काम किया जाता था। उसके अलावा देखिए बहुत से तरह की यहाँ पर जो भंडार गृह है वहाँ से मोहरें मिली है, मुद्रांकन और मुहरबंदी, इसका क्या है, चीज़ें भी मिली है। मोहरबंदी क्या है, जैसे कि गिल्ली मिट्टी पर आप लोग मोहर को दबाएंगे तो उसका स्ट्रक्चर ऐसे छप जाएगा ना, तो वही क्या है, उसको मोहरबंदी बोलते हैं। अगर वो सील टूटी हुई होती है तो समझ जाते हैं कि भाई इसके साथ छेड़खानी हुई है, ठीक है, इस तरीके से सील, जैसे कि आजकल भी इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरीके की चीज़ें भी यहाँ से हम लोगों को देखने को मिलती है। उसके बाद मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि एक फैक्ट्री भी मिली है, जिसको देखने पर पता चलता है यहाँ पर बहुत से मनके वगैरह इस तरीके की चीज़ें मिली हैं, जिनको देखने से पता चलता है कि यहाँ पर मनके बनाने का काम होता था। कैसे पता चलता है, पत्थर के टूटे हुए टुकड़े, अध बने हुए मनके बनाने वाले औजार वगैरह जो चीज़ें हैं वो यहाँ से मिली है, जिससे पता चलता है कि यहाँ पर ये काम किया जाता था। उसके बाद ये मुद्रा मोहर या मोहरबंदी, अभी मैंने बताया था, ये वही चीज़ है। उसके बाद है सभ्यता के अंत का रहस्य।
जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसका अंत कैसे हुआ था इसके बारे में। तो देखिए उद्भव तो आप लोग समझ गए हैं कि कितना है, लगभग 4700 से लेकर आप लोग मान लीजिए 5000 साल पहले इसका उद्भव हुआ था हड़प्पा सभ्यता का। अब ये सभ्यता जो है ये 3900 साल पहले बड़ा बदलाव देखने को मिला। तो यहाँ पर बात हो रही है सभ्यता के अंत की। तो देखिए क्या हुआ था इसमें, तो स्टोरी टाइम में बताया गया कि अचानक से लोगों ने नगर को छोड़ दिया। उसके अलावा मोहर बट्टों का जो इस्तेमाल है ये कम हो गया अचानक से, और आयात निर्यात जो चीज़ों का वो काफ़ी कम हो गया। मोहनजोदड़ो जो कि इतना सुंदर बसा हुआ नगर था, इसका भी क्या हुआ कि अचानक से ये मतलब कूड़े के ढेर यहाँ पर लगने लगे। जो जल निकासी जो प्रणाली है जिसकी हम लोग इतनी तारीफ़ कर रहे हैं, ये भी अचानक से ये नालियाँ वगैरह जो है प्रणाली पूरी ख़त्म हो गई। इस तरीके का एग्जाम्पल। तो कहने का मतलब है कि शहर पूरी तरह से बर्बाद हो गया। इसके पीछे क्या कारण था ये अभी तक स्पष्ट नहीं है। कुछ विद्वान मानते हैं कि नदियाँ जो है ये सूख गई थी, नदियों ने भैया अपना रास्ता मोड़ दिया होगा, या वर्षा की कमी की वजह से क्या हुआ कि नदियाँ सूख गई। वर्षा कम हुई तो जंगलों का विनाश हो गया। जंगलों का विनाश हो गया तो उसके चलते क्या हुआ कि जंगलों की आवश्यकता थी, ईंटों को पकाने के लिए ईंधन वगैरह यहाँ से मिलता था। उसके अलावा पशुओं के चारण के लिए एक महत्वपूर्ण स्थल था। अब वर्षा नहीं हुई है तो ये घास के मैदान वगैरह ये सब क्या हो गए हैं, समाप्त हो गए हैं, जिसकी वजह से हो सकता है कि लोग यहाँ से माइग्रेट कर गए हों। कुछ विद्वान मानते हैं कि विदेशों के साथ जो व्यापार था वो ठप पड़ गया था, उसकी वजह से ऐसा हो गया हो, लेकिन ये माना नहीं जा सकती। इस तरीके से कुछ हो सकता है। उसके अलावा और कारण दे रखा है कि भाई बाढ़ का कारण माना जाता है महत्वपूर्ण, कि इलाके में अचानक से बाढ़ आ गई और ये हाल हो गया हो। तो ऐसा भी कोई स्पष्ट साक्ष्य नहीं मिलता है कि इतनी बड़ी सभ्यता में इकट्ठी बाढ़ आ गई हो, सुनामी आ गई हो, जिससे कि ये डूब गया हो। तो इसका अंत कैसे हुआ ये एक पहेली ही है, इसका अभी तक पता नहीं लग पाया है। उसके बाद देखिए अन्यत्र यानी कि कोई दूसरे एरिया में क्या हो रहा है कि आप लोग एटलस में देखेंगे मिस्र को ढूंढेंगे। और मिस्र किस लिए प्रसिद्ध है, अपने पिरामिड के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, गीजा के पिरामिड इनके लिए प्रसिद्ध है। स्टार्टिंग मैंने आपको बताया था कि जो मिस्र है, मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, ये क्या है, समकालीन सभ्यता ही है। नील नदी के आसपास वाले इलाकों को छोड़कर मिस्र का अधिकांश भाग रेगिस्तान है। लगभग 5000 साल पहले मिस्र के शासन करने वाला राजा क्या किया करते थे, अपनी सेनाओं को दूर दूर भेजते थे। सोना चांदी जो भी कीमती चीज़ें हैं, हाथी दांत लकड़ी, चंदन लकड़ी, हीरे जवाहरात लाने के लिए सेनाओं को दूर दूर भेजते थे। और राजा के मरने के बाद बड़े बड़े मकबरे बनाए जाते थे, राजा को दफन किया जाता था, और राजा की जो भी प्रिय वस्तु थी साथ में वो सब चीज़ें रखी जाती थी। ये लोग थोड़ा पुनर्जन्म पर विश्वास रखते थे। मान लीजिए कोई राजा का नौकर है, उसको भी मारकर साथ में दफन कर दिया जाता था, कि ये मौत के बाद की ज़िंदगी को मानते थे। तो इस तरीके से इनकी याद में जो स्मारक बनाया जाता था उसको पिरामिड कहा जाता था। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। तो यही यहाँ पर बताया गया है। अगर कुछ लोग विद्वान मानते हैं कि जो हड़प्पा की सभ्यता है ये मेसोपोटामिया की सभ्यता से या मिस्र की सभ्यता से प्रभावित है, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि जो दफनाने की प्रक्रिया है वो इतनी महंगी है। उसके अलावा दूसरी प्रक्रिया आप लोग देखेंगे हड़प्पा सभ्यता में वो इतनी महंगी नहीं है, वो कम खर्चे में ही कर दी जाती थी। उसके बाद देखिए बस इतना ही है आज के इस टॉपिक में। तो ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग अच्छे से पढ़ें, इस टॉपिक को शेयर करें, लाइक करें। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में जल्दी ही, नेक्स्ट वीडियो में।